यहाँ आने के बाद जो मासूमियत थी मेरे अंदर वो कहीं मैंने खो दिया है, क्योंकि मुझे गलत लोग हर टाइम मिलते थे। लोग कभी नहीं देखते आपके घर में कितना तकलीफ है। मैंने बच्चे को आश्रम में छोड़ा। मैं एक बहुत ऐसे छोटे गांव से आई हूँ, राउरकेला उड़ीसा से। तो आज भी लोग नहीं जानते। वहाँ पे लड़कियों को ग्रोथ करने ऐसे होता था कि यार लड़की अगर जीन्स पहन लिया या छोटे कपड़े पहन लिया कुछ भी और घर से निकल गई ऐसे खुलेआम गई, ऐसा बहुत सारे चीज़ों में मनाही था। बट मैं ऐसी थी कि मेरे पापा और मम्मी ऐसा था कि वो ऐसे इग्नोर करते थे कि चल ठीक है, लड़की अपनी वैसी है, झल्ली है। मेरी कोई अच्छी बचपन नहीं बीती। मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गंदी मेमोरी है मेरे पापा के लिए कि वो बहुत ड्रिंक करते थे, मम्मी को मार पिटाई और बहुत सारी चीज़ें होता था। मेरे पापा लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे और झगड़ा हम लोगों के लिए मम्मी से करते थे। वैसा होता है गांव में। पापा टीचर थे, बट प्राइवेट स्कूल से लेके NSC टीचर बने थे, जहाँ 500-1000 रुपये ऐसे 2 महीने 3 महीने में मिलता था उनको। तो मैं सिलाई बुनाई में करती थी तो घर चला जाता था। मेरे पैसे और मेरे भाई के कुछ पैसे से घर चलता था। और वो चीज़ के लिए मैं आगे पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ों में कभी कर ही नहीं पाई। सपोर्ट तो कभी मिला नहीं घर से कि तुम कुछ करो। पर गाँव में होता ना, 15 साल की लड़की हो गई तो उसकी शादी करनी होती है। शादी हो गई और मैं जिस कास्ट में शादी किया वो ब्राह्मण थे, तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया मुझे। मेरे पापा कभी सोचे नहीं थे। मेरे ससुराल में भी जाके कभी बात नहीं किया था कि यार ये मेरी बेटी है तो तू आप एक्सेप्ट करो। गांव होता है ना कि ताना मारते हैं, अरे लड़की शादी हो गई उसको लेके नहीं जा रहे, घर पे बैठी है। तो बहुत सारे चीज़ें थे। उसके बाद ऐसा एक टाइम आया कि भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई, तो घर में ऐसे होता है ना कि यार अगर बहू आ गई तो घर की जो शादीशुदा बेटी होती है वो नहीं रह सकती है। तो आप अपना दुकान, अपना खुद का घर देखो और चले जाओ। बट मेरे को नहीं हुआ। बच्चे को 8 साल तक रखी, उसको पालना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि बुटीक के पैसे में उतना हुआ नहीं। वो टाइम जब पापा बोले कि बेटी तू अपना घर देख ले, तू जा। मैं मेरे पापा से इतनी अटैच थी कि अगर वो बोलेंगे सोनी तू ये कर, ये नहीं कर, तो मैं कर लेती थी। पर पापा ने ये चीज़ बोला कि तू घर छोड़ के चली जा, ये बहू आई है, बहू के घर है तो उसको रहना है। वो एक ही चीज़ था और कभी और कोई चीज़ में नहीं डांटा कि तूने कहीं और शादी कर लिया और कुछ कर लिया। वो चीज़ों में कभी नहीं बोला पापा ने, एक बार भी नहीं बोला। ये बहुत बड़ी ख़राब चीज़ होती है कि घर में बहू आती है तो बेटी को भगा देते हैं, अगर वो चाहे तो शादी करेगा तो उसके घर में कितनी तकलीफ हो वो कभी नहीं देखते हैं। तो मैं उस चक्कर में ये किया क्योंकि मेरे बाप ने बहुत बड़ी बात पापा ने बोला। भैया ने भी कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया, बट जब भाभी आई तो उसने भी बोला, तो वो मेरे लिए बहुत खटका। तो हम कभी बॉम्बे का सोचे ही नहीं थे कि आएंगे। मैं तो उधर बुटीक में काम करती थी, सिलाई बुनाई सब जो भी मेरे से जितना होता था मैं करती थी। पापा की बात सुन के मैं यहाँ आने की कोशिश किया। मेरे हस्बैंड के मामा इधर रहते हैं बॉम्बे में, तो मैं बेटे को लेके बॉम्बे आ गई। तो जो बॉम्बे आने का था मुझे नहीं पता था कि ऐसा ये दुनिया है, भरी भीड़। और हमारे इधर उड़िया ही बोलते हैं, हिंदी तो बोलने का था ही नहीं ऐसे। तो वो जो सफ़र था, मैं ऐसे देख रही हूँ कि इतना भीड़ में मैं अकेले कैसे रहूँगी। और अलग टाइप के लोग देखा मैंने पहली बार जो गांव से उतर के आई। मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी ना कभी ऐसे बस, ऑब्वियसली गांव में होता है तो बस में जाओ, हाँ रिक्शे में जाओ, बट ये ट्रेन लंबा वाला सफ़र नहीं किया था 24 घंटे। मैंने टिकट नहीं निकाला था क्योंकि झगड़ा तो हो गया था, टिकट तो निकलेगा नहीं। तो मैंने सीधा ट्रेन में बैठी। मैंने बहुत कुछ सोचा नहीं। तो मैंने जहाँ सोते हैं लोग बीच में पेपर डाला, एक साइड में मशीन रखा और एक पास बच्चे को रखा और रात भर वहीं बैठी। साथ बीच में सो भी गई बच्चे को लेके। फिर मैं बॉम्बे पहुंची। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैं उधर से निकल के बॉम्बे आ गई। बॉम्बे आने के बाद हम लोगों ने घर ढूंढा, घर लिया, रहे। वैसे तो बॉम्बे में कोई किसी को पता होगा लकड़ी चुन के घर, मतलब चूल्हा जलाई होगी मैं,
बिरार, फर्स्ट में बिरार में रहती थी। सिलाई दुकान में सिलाई किया, पैसे आए और मैं एक दिन में 4 सिलाई करती थी, 4 ब्लाउज सिलाई करती थी, 4 तो 100 रुपये कमा लेती थी दिन का। मैं बोली अभी 25-50 नहीं, अभी 100 रुपये डायरेक्ट कमाऊँगी। तो 100 के चक्कर में मैं 3-4 ब्लाउज दिन का तो मिल ही जाते थे, लेकिन 100 से लेकर 200 रुपये तक मैं दिन में कमा लेती थी। फिर मेरे को एक टाइम लगा, मैंने न्यूज़ में ऐसा कि मेरे को नौकरी करना है, अभी सिलाई के लिए कमर टूटता था, टाइम नहीं होता था, मुझे लगा काम करूँगी। तो मैं 3 महीना कॉल सेंटर में किया, फिर बसई में था। वो ट्रेन में जो जाना आना था, मेरा फर्स्ट टाइम था। इतने भीड़ में सलवार कमीज पहनती थी, कभी दुपट्टा अटक जाता था, कभी सलवार के उसमें पैर फंस जाता था, इतना भीड़ में। और बारिश के टाइम में ही काम पे लगी थी, तो वो जो झूल के जाना आना विरार से बसई, मतलब होता है ना कि आपको भीड़ से कोई ना, आपको खुद चढ़ना पड़ता था ना खुद निकलना पड़ता था, आपको निकाल देते थे लोग। तो वो मेरे लिए टफ टाइम था, बट मैं सीख गई और खुद के जो पैसे मैंने कमाया उसको मैंने बचाना, बहुत सारे चीज़ों में बचाई बहुत पैसे कि मुझे बचाना है, चाहे सस्ता का चीज़ भी हो मुझे ऐसा ख़रीदना पड़ता था। तो मैं करते करते ये सब चीज़ें किया, कॉल सेंटर किया, फिर मॉल में काम किया। और मुझे कभी गुस्सा नहीं कर पाते थे लोगों से, क्योंकि मुझे काम सीखना था, मुझे पैसे कमाना था और मुझे घर चलाना था। देन जब बच्चे को पढ़ाने के टाइम आया ना, तब इतना भी पैसा नहीं था कि मैं किसी से बोलूँ कुछ करूँ। फिर मुझे किसी ने बोला कि यार ये जो आश्रम होते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन लोग बच्चे लोगों को रख के आश्रम में उन लोग को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ। मुझे नहीं लगा था कि आश्रम जो होता है इस तरह का होता है, जो गरीब जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, वैसे कहीं पे मुझे छोड़ना पड़ेगा बच्चे को। बट मैंने उसका फ्यूचर सोच के मैंने उधर छोड़ा, आके देखा सारे बच्चे रहते हैं, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं रहेगा। ठीक है, उसके माँ बाप हैं, पर उसका फ्यूचर के लिए कल मुझे तो कुछ तो थोड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए आज तकलीफ दे देंगे, बच्चा है और झेल के भी तो आया है इसना। उस टाइम मुझे भी बहुत तकलीफ होता था कि मेरे पापा ने कभी मुझे एक प्लेट उठा के रखने नहीं बोला था कि बेटा रख दे। उस चक्कर में मम्मी से कहा, अरे घर की बेटी है, उसको ऐसा काम नहीं कराते हमारे उड़ीसा में, ऐसे बट बेटी से झूठा नहीं बर्तन उठाते। तो मेरा बेटा जब खुद खा के झूठा बर्तन उठा के खुद मांजता था, खुद के कपड़े धोता था, क्योंकि वो मुझे करने नहीं देते थे, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो, हर किसी का बच्चा आके उसके माँ बाप नहीं करेंगे, उनको ये सीखना है। तो वो मुझे बहुत तकलीफ देती थी। शायद उसके लिए आज वो बहुत स्ट्रांग है। आज वो मुझे पूछता है, मम्मी तुझे क्या चाहिए। तो वहाँ से उसको बहुत स्ट्रांग है। पर 6 महीना पर मैंने ब्रदर को बोल के मलाड आ गई। तो फिर मैंने क्या किया कि सारा काम करती थी, फिर रात को मैं आश्रम में जाती थी, खाना बनाती थी, सबके साथ दोस्ती मेरी अच्छी थी, मैं भी थोड़ा हेल्प करती थी सबको, बूढ़े लोग भी थे, बच्चे लोग भी थे। तो वो मज़ा आता था वो टाइम कि चलो अपना इतना बड़ा परिवार है। मेरे पास कोई नहीं थे तब, मेरे हस्बैंड को छोड़ के बच्चा आश्रम में, और जबकि गांव में माँ पापा सब लोग रहते हैं। कोई एक बार भी नहीं पूछा था कि तुम बॉम्बे गई, किधर गई। तब तो फ़ोन भी नहीं थे इतने कि हाँ हर किसी के पास फ़ोन है, बात कर लो आप किसी से। तो मुझे ठीक है, इतना बड़ा परिवार मिला, तो मुझे आश्रम में मज़ा आता था। खाना बनाती थी, फिर खाना बना के घर ले आती थी। तो मैंने इसका पैसे तभी भी बचाती थी, तो कि चलो आश्रम का खाना है, खा ही लेती हूँ, घर पे भी जाके खा लेती हूँ, तो इतना खर्चे भी नहीं होते थे। तब भी मैंने पैसे बचाया बच्चे को लेके। फिर मैं कुछ टाइम के बाद उसका सर्टिफिकेट का हो गया, स्कूल का हो गया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लग गया और मैं अच्छा कमाने लग गई। तब मैं सिलाई ही करती थी और ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी। तो आश्रम वाला जर्नी बहुत तकलीफ था, बट ये था कि बच्चा मेरे पास आके रह रहा था। मुझे ये था बचपन में कि मुझे हीरोइन बनना है, और रंगोली चित्रहार देख के नाचती थी। मुझे ऐसा था कि मैं हीरोइन हूँ। मैं जब इंडस्ट्री में आने के लिए सोचा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मिला। मेरा फर्स्ट इंसिडेंट वो है कि मुझे एक्टर से इतना पसंद था। जब मैं CID शूट होता था तो हमारे इधर ही मड़ में शूट ज़्यादा होता था, तो मैं भागती थी देखने के लिए कि क्या शूट चल रहा है, कैसे चल रहा है। और मारवे में शूट चल रहा था, तो मैं बेटे को लेके गई
तब मुझे दया सर से मैंने मिली तो नहीं थी, मैं दूर से ऐसे मैंने उनको इशारे किए कि जब मैं देखेंगे कब देखेंगे और मैं बच्चे लोगों के लिए ऑटोग्राफ लेके आऊँगी। तो लास्ट में जब उनका पैकअप हो रहा था तो वैनिटी में चले गए, बाहर जो बंदे थे उनको बोला कि यार मुझे सर से मिलना है, ऑटोग्राफ लेना है। मैं सर के पास गई और वो बड़े प्यार से मिले, क्योंकि मैं उड़ीसा से थी तो उनको बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि यार उड़ीसा से कोई आई है और उनको चाहिए। तो फिर से वो तब तो देखा ही था कि वो ऑटोग्राफ मांगा था, तो मुझे ऑटोग्राफ भी फिर से दिया और मैंने उनको बोला कि मुझे इंडस्ट्री में काम करना है। तो तब सर ने बोला तुम इतनी इनोसेंट दिख रहे हो, तुम्हारे लिए नहीं बना है इंडस्ट्री, तुम मत करो। तो उसके बाद एक्चुअली मुझे सिलाई सीखा था, तो मैंने सोचा कि यार मैं ट्राई ही करती हूँ। सबसे पूछ रही थी, बोल रही थी, क्योंकि अपने एरिया में शूट हो रहा था। मैं पहले मैं हर सेट पे जाती थी। यहाँ पास में वृंदावन स्टूडियो है तो मैं वहाँ भी जाती थी, तो मैं पूछती थी कि क्या होता है। तो फिर मुझे एक दीदी मिली जो हेयर स्टाइलिस्ट करते थे, तो वो बोले कि तू एक काम कर, मेरे साथ चल, हेयर का काम सीख, देख क्या है, एंड देन तेरे को अगर स्टाइलिंग में कुछ मिल गया तो तू करना। तब 10-12 हज़ार था, तो मुझे घर चलाना था, तो मेरे को लगा 10-12 हज़ार में अगर 5,000 बचेंगे तो उसमें तो घर नहीं चलेंगे। 5,000 तो मैं सिलाई में भी कमा लेती थी। तब जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब आया था स्माइल प्लीज़ कलर्स, वो शायद कोई चैनल मेरे को अभी याद नहीं है, स्माइल प्लीज़। तो तब मैं गई थी सेट पे, दीदी ने बुलाया था। तो फर्स्ट टाइम मुझे 500 रुपया मिला था पर डे। तो 500 रुपये मेरे लिए लगा कि यार अब खड़े हुए, थोड़ा टचअप किया, बाल तो मैं ऐसे, मुझे तो मज़ा आता था सब करने के लिए। तो वो टेलकोम, कंघी को टेलकोम बोलना और टोंग क्या होता है वो सब तो कुछ था ही नहीं। स्टाइलिंग का प्रोडक्ट तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, कंघी पता था बस, जो टेलकोम बोलते थे। तो वो मेरे लिए एक्साइटमेंट था और मुझे आर्टिस्ट से मिला। उन लोगों का स्माइल मेरे लिए था कि यार कोई लड़की है जो है यहाँ पे, तो मेरे को देखा तो मुझे ऐसा कि कोई आर्टिस्ट मुझे देख ले, ऐसे कि मुझे थोड़ा देख ले आर्टिस्ट ये कि मैं हूँ। तो वो बड़ा चीज़ें था मेरी लाइफ में, लालच आर्टिस्ट लोगों के लिए। तो उन लोगों को भी मेरा शायद स्वभाव अच्छा लगा, और बट ठीक है, मैंने तो काम तो सीखा नहीं था। तो धीरे धीरे करते लोगों का जितना मेरे लिए था कि यार ये तो अच्छी लड़की है, इसको ही बुलाओ, तो मुझे लगा यार ये काम सही है। और एक बार फिर शूट के टाइम में मैं CID के सेट पे मिली दया सर को। वो मुझे दूर से देख के बोलते कि तुम ऐसे इधर क्या कर रही हो। तो मैंने बोला कि मैं सर इंडस्ट्री में आ गई हूँ और मुझे कोई ऐसा तकलीफ नहीं मिला, अभी मैं अच्छे कमा रही थी और अच्छे से। तो सर को भी बड़ी खुशी हुई, बट वो एक चीज़ बोले कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना, कभी झुकना नहीं कोई चीज़ के लिए, अगर तुम्हारा काम अच्छा है। तो वो मेरे लिए बड़ा ऐसा था और उन्होंने देख के खुश हुए, बचपन का हीरो हमारे दया सर, तो वो अच्छा लगा। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में जब मैं काम कर रही थी, पहला था कि मराठी मुझे नहीं आती, तो मराठी समझ में भी नहीं आता था और ना मेरा कोई अकाउंट था तभी। तो तब वो प्रॉब्लम होता था। 2 महीने काम थोड़ा तकलीफ मिला सबके लिए, तो मैं थोड़ा इरिटेट होकर मैंने मराठी सीरियल ज्वाइन किया, क्योंकि मराठी में जब जाती थी ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। वहाँ के लोग बड़े अच्छे होते थे, काम भी सिखा देते थे, और आंटी जो भी मैडम लोग होते थे वो बड़े अच्छे होते थे कि यार चलो वीडियो बना के दिखाते थे कि ये कंटिन्यूटी वीडियो है, ये कर ले, और ये सिखा देते थे साड़ी पहनना से लेके पिनअप करना। उसमें साड़ी नॉर्मल पहनते थे हम लोग, तो वो सब नहीं आता था, तो सब सिखाए मुझे। 6 महीना कंपनी का किया, फिर मुझे फेयर फाइल्स और वो सब कंपनी का हेड बनाया। तब मुझे और अच्छा लगा कि मंथली पैकेज मेरा 45,000 है। तो साल भर में, मतलब बॉम्बे में 2 साल में मेरा पेमेंट 45,000 जहाँ पे था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा मतलब मैं कुछ हूँ। वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग था कि मैं घर चला सकती हूँ अच्छे से। और इंडस्ट्री में 1 साल के बाद बहुत सारे मैंने फिल्म किया। एक जगह पे वहाँ मेरे ऐसा इंसिडेंट था जहाँ मैं सुभाष घाई सर के साथ काम किया, कांची मूवी। तो वो जो जगह था ना, बहुत मतलब नैनीताल में शूट कर रहे थे, 1 महीना थे। तो जो मेकअप आर्टिस्ट मुझे लेके गए वो ऐसा था कि ये हमारी टीम है और ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप इसमें नज़र मत डालना कोई भी चाहिए। तो जो मैं थी, मुझे ऐसे जगह पे रखा जहाँ आर्टिस्ट टीम रहती है और सारे हेयर मेकअप को अलग जगह। तो वो और गुस्सा हो गई कि यार इसको कैसे आप स्टाइलिस्ट के साथ रख सकते हो, ये हमारे मेकअप हेयर के साथ में रखो। तो तब जगह नहीं था, तो चुपचाप रह गए थे। तो जब मैं सेट पे जाती थी, इतने लोगों के बीच में सबको हाय हेलो तो बोलते थे,
पर उसके बीच में मैं रहती थी। जहाँ हेयर मेकअप के टीम के अंदर वो मुझे हेलो हाय बोलते थे कि कैसे हो सोनी, सब ठीक। तो वो मेरे लिए जो था ना कि यार मतलब इतने बड़े डायरेक्टर और इतने लोगों को कुछ नहीं बोला, मुझे बोला। तब मुझे 1 साल के बाद स्वराज जी मिल गए। स्वरा भास्कर के लिए कॉल आया रात को, तो मैं को लगा यार कोई आर्टिस्ट के लिए पर्सनल बुला रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं करके आ जाऊंगी। तो 800 रुपये में मेरे मेकअप दादा ने बुलाया था। तो मैं गई, तो स्वरा जी की फिल्म ख़त्म हुई थी तन्वर्ड्स मन्नू, और तो तभी वो बुलाए और उनको मेरा काम इतना अच्छा लगा। वो पैसा किसी और को नहीं दिया, मतलब देना था, वो मुझे दिया। चेक निकाला 1500 रुपये का और बोला तू आज से मेरे साथ कंटिन्यू करेगी। और उनके साथ अभी 13 साल हो गए। स्वरा जी के साथ में शादी हो गई है, बट अभी भी हूँ उनके साथ। मेरा प्यार है स्वरा जी पहली कि जिन्होंने मुझे हर कुछ सिखाया, प्यार से रखा और बहुत कुछ दिया उन्होंने मुझे, बहुत कुछ उन्होंने किया मेरे लिए। स्वरा जी के साथ काम करने के बाद भी मुझे एक हॉलीवुड मूवी मिली थी, इंडो अर्जेंटीना। तो वहाँ पे मैंने फॉरेनर लोगों के साथ काम किया। वो कोलकाता में शूट था, तो एक बायोपिक था रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो फॉरेनर लोगों के साथ काम किया। तो वो मेरे लिए बड़ा एक्साइटमेंट था कि उनके साथ, और वो डे लाइट में शूट करते थे, मतलब 8 घंटे, हम हमारे जैसे नहीं 12 घंटे 15 घंटे काम कराते थे। बट अभी हुआ है क्योंकि ओबियसली टाइम ज़्यादा जाता है, और तब बहुत मज़ा आता था। और अंग्रेज लोगों के साथ पहली बार काम किया, यहाँ तो देखते थे, पर उनके साथ में जो रहना होता था ना वो अलग ही होता था। उन लोग इतना अप्रिशिएट करते थे आपके काम को लेके। हर टचअप के टाइम में भी डायरेक्टर भी बोलता था हाँ मैडम थैंक यू, यस थैंक यू। वो थोड़ा अपने को चाहिए। और भी बहुत सारे, मैं गीता बसरा से लेके मैं रूपाली गांगुली और दीपिका त्रिपाठी में दिव्या दत्ता, मतलब ऐसे मैं भूल जाती हूँ। मुझे लगता है मैंने सारे आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया। हाँ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ नहीं काम किया कि करिश्मा कपूर है या जानवी है या करीना कपूर है, बट उनके साथ तो काम किया है। उनका नहीं काम किया है, बट उनके साथ काम किया है। बड़ी फिल्म्स किया है, हेड स्टोरी है, स्टोरी 4, वजह तुम हो, मतलब टी सीरीज कंपनी में जब हम गाना सुनते थे, गुलशन जी का गाना सुनते थे, भजन में शिव जी की भक्त हूँ, तो मुझे उनका गाना बहुत पसंद था कि उनसे मिलूं। उनकी बेटी के साथ काम किया, तुलसी जी के साथ में, तो मैंने पहले उनको प्रणाम किया कि मैं पापा से मिल रही हूँ जैसा लगा मुझे। तो वो मेरे लिए बहुत ऐसा था कि मैंने तुलसी जी के साथ काम किया, मैंने टी सीरीज कंपनी में काम कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा नाम था। एंड देन एरोस, फॉक्स और बहुत सारे काम किया। स्वरा जी के साथ में मैंने फिल्म्स, वेब सीरीज वो सब किया। मैंने अमायरा दस्तूर के साथ काम किया। मैंने मतलब कंटिन्यू काम करती रही, मैंने कभी रुकी नहीं हूँ। मैं इतनी फ्री हो गई थी इंडस्ट्री में काम करके, मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई बंधी हुई गांव से आई लड़की और मुझे कुछ नहीं आता या मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। वो मैं ख़त्म हो गया था मेरे अंदर से। मुझे इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग कर दिया था, मेरी स्वरा मैम ने बहुत स्ट्रांग कर दिया था कि तुझे काम आता है बस। हमारी लाइफ तो ऐसी होती है कि हम हर टाइम ट्रैवल करते हैं। हमारा कोई LIC पॉलिसी नहीं बनती है कोई इंडस्ट्री में कि आप आज हमारे साथ जाते हो तो आप कुछ हो गया तो आपका ये होगा, क्योंकि कंपनी में तो हर कंपनी में ऐसा है कि आपका पॉलिसी बनता है, आपका कुछ चीज़ें होता है। हम अपने जान ऐसे फेंक के जाते हैं, हथेली में भी नहीं रख के जाते हैं, कभी रिक्शे में, कभी किधर से निकल के जाते हैं और फास्ट। हाँ, मेरे को ऐसा मन था कि साइकिल नहीं खरीदा तो एक गाड़ी तो खरीद सकती हूँ अपने पैसे से, पर मैंने कभी स्कूटी या कुछ गाड़ी खरीदने सोचा नहीं। बहुत मन मारा मैंने, तो वो पैसे और वो चीज़ों में लालच जो था कभी मैंने पूरा नहीं करा मेरे खुद के लिए। जब मैं स्वरा भास्कर के साथ काम करती थी प्रेम रतन गनपायो के टाइम में, तो तब कार्ड की बहुत ज़रूरत थी कि बिना कार्ड आप काम नहीं कर सकते थे यूनियन का। तो तब मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तब घर का प्रूफ भी चाहिए था और वो पैसे की जुगाड़ करना था। तो तब भी बहुत तकलीफ हुई थी मुझे लगा यार मैंने कभी मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगा ना, मेरे को कोई कभी पैसा एक पूछा भी नहीं। मतलब मैं इतने सालों में आने के बाद भी मेरे को कभी नहीं कोई पूछा कि तू कैसी है। और जो यहाँ के MLA हैं असलम शेख, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। अभी भी अगर मैं कॉल करूँ एटलीस्ट रात को भी नहीं तो 2 दिन के बाद कॉल करके बोलते हैं कि बेटा कैसी है। तो सर ने मुझे बहुत हेल्प किया, कार्ड बनाया जहाँ मैं एटलीस्ट वो टाइम तब डरती थी कोई पैसा नहीं देगा, काम किया और अटकते थे पैसे।
कहीं पैसा नहीं मिलता था, कोई कंपनी नहीं था, अच्छा इसके पास कार्ड नहीं है उसको पैसे नहीं दो, आप कुछ नहीं कर सकते थे। बट मैं डर के झगड़ के, वो ऐसा नहीं कि मैं डर गई और मैं नहीं लाऊं, मैं झगड़ के लेके आती थी कि मैंने काम किया है। हाँ, एक हेयर ड्रेसर दीदी से मेरी लड़ाई हुई थी पैसे के लिए। मैंने उसको बस यही बोला, अगर पैसा नहीं दे रही है ठीक है, तो मैं अपने बच्चे को खिलाती हूँ तो अपने बच्चे को खिला लेगी मेरे पैसे से। तब वो उसने मेरे साथ बदतमीजी किया था। मुझे आगे बढ़ने के लिए अपनी ही टीम ने रोका था कि अच्छा आर्टिस्ट के पास ज़्यादा बात मत करना, आर्टिस्ट ऐसे बोल सकते हैं, आर्टिस्ट के रूम में मत जाना। तो बहुत सारी चीज़ों में रोकते टोकते मेरे ही टीम थे। बट कुछ टीम मेरे को बहुत अच्छे मिले दीदी लोग, वो बड़े प्यार से रखते थे, बड़े अच्छे काम सिखाते थे और पेमेंट टाइम से देते थे। कुछ दादा लोग आपको ऐसे सोचते थे कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो। जब आप हेयर स्टाइलिस्ट हो और मेकअप दादा के साथ काम करते हो तब बहुत तकलीफ होती थी कि आपको कुछ भी गलत से बोल देते थे। तो मैं ना तब उड़ीसा से हूँ ना, बंगाल की मिट्टी भी गिरती है और सब जगह की मिट्टी वो छत्तीसगढ़ में है। तो मेरे अंदर था कि थोड़ा एड़ा बन के आप बॉम्बे इंडस्ट्री में काम करूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम मेरा निकल गया था। तो मैंने सब जगह करके निकल जाती थी कि मुझे हिंदी ना समझ में आ रहा है, ना मुझे मराठी समझ में आ रहा है, ऐसे करके मैं चला लेती थी। एक गाली वाली सब मेरे को आ गया था कि बस में कोई आपको धक्का मारा, कोई ट्रेन में ऐसे कोई लड़का आके धक्का मार लिया, तो वो सारी चीज़ें था। बट तब मैं गाली सीख गई थी, थोड़ा बॉम्बे में अच्छा बोल नहीं सकती हूँ बट गाली अच्छा देती हूँ मैं कि गुस्सा आता है। तो इंडस्ट्री में रह के आपको बहुत सारी गंदी आदत लग जाती है, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई बुरी आदत लगे और आप कुछ कनेक्शन ऐसे चीज़ों में बनाओ कि यार ये कनेक्शन से ये कनेक्शन बनता है। अच्छा आप ये करोगे, आप पब में या कहीं जाओगे तो आपको लोग जानेंगे, देखेंगे। और बड़ी हवा होती थी बीच में कि ऐसे आप छोटे कपड़े पहन के दोस्ती यारी करो, सिगरेट पियो, वो सारी चीज़ें करो। मुझे कभी नहीं लगा यार ये कोई ज़रूरी थोड़ी आप किसी के साथ में बहुत अच्छा प्यार लाड करो, मेकअप आर्टिस्ट आपको बुलाएगा। आप अगर काम नहीं है, आपको नहीं आता, मैंने भी खुद चीज़ें देखा है कि मैं नहीं बुलाती। वो टाइम ऐसा था कि अगर आप 9 की शिफ्ट में जा रहे हो, 8 बजे निकल रहे हो और आप घर 9:30 10 नहीं बजे आ रहे हो, तो थोड़ा घर में भी होती थी कि यार इतना टाइम क्या काम कर रहे हो, किधर थी। तो वो जो सवाल था ना, तो भी थोड़ा खटकता था। काम और पैसे के पीछे इतना भागी मैं, तो बहुत कम ऐसे हुआ होगा मेरे हस्बैंड को लेके कभी घूमने गई हूँ, बच्चे को लेके घूमने गई हूँ। तो वो सारा टाइम मैं मेरे हस्बैंड को नहीं दे पाई। तो वो चीज़ें कहीं एग्रेसिव हो के मेरे हस्बैंड पे हो रहा था, वो प्रेशराइज हो रहे थे कि चीज़ें कहीं मेरी बीवी इतना दूर निकल गई है कि घर परिवार उसको नहीं दिख रहा है। तो वो जगह पे मेरी थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी मारा पिटी। मैं उसको बोला हमेशा कि तू मेरे लिए भाई है, मेरा बाप है, तू ही मेरा सब कुछ है। तो मैं कभी उसको पति नहीं सोचा, क्योंकि पति अगर सोचती तो शायद मैं कमज़ोर पड़ती थी। मैं हमेशा उसको ऐसा रखा कि यार, क्योंकि वो उसके सिवा मेरा कोई था ही नहीं इधर। बच्चा था, बच्चा छोटा था, वो थोड़ा मुझे बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको रात को 12 बजे 1 बजे भी कॉल आता है, आपके पास कोई टाइम नहीं रहता है, आपको कोई छोड़ने आता है, कोई लेके जाता है। तो वो मेरे लाइफ के लिए थोड़ा था तकलीफ। मेरा हस्बैंड को थोड़ा तो सब चीज़ों में होता था कि यार ये इतना टाइम क्या काम करती है इंडस्ट्री में, इतना कौन काम देता है इसको, शायद कहीं गलत रास्ते पे है। एक मैसेज आया था रात को, बाबू कल का क्या है, तो पड़ी थी, फूट गया था और 4 दिन में घर से नहीं निकली। तो शायद मेरे पहली बार ऐसा होगा कि मैं शूटिंग बंद करके घर पे बैठी थी, क्योंकि ज़्यादा ही हस्बैंड ने प्रेशर डाल दिया। पर हर किसी के लाइफ में होता है मुझे लगता है, क्योंकि हर ड्रेसर, हर घर से जो एक लड़की निकलती है वो सब छोड़ छाड़ के घर का तो प्रेशर मिलता है। पर ये नहीं कि आपकी बीवी और कहीं कुछ कर रही है और देन आपको टाइम नहीं दे रही है तो कुछ और, ये सोचना गलत है हर किसी के लिए। पर ठीक है, मैं स्ट्रांग हो गई थी पैसे से लेके हर चीज़ में। ऐसा कुछ कर जाऊं जो मेरे बच्चे को 6 महीना तकलीफ दिया था आश्रम में रख के, आज भी सोचती हूँ। मेरा बेटा अभी सोचता है ना, तो कभी वो बिना रोए ना उसके भी आंसू आ जाते हैं। तो मैंने देखा है ऐसे आश्रम में नीचे सोना और
कहीं घाव हो गया तो वो खुद ही को ही साफ करना है और खुद के कपड़े धोना है, तो वो आज भी मुझे तकलीफ देती है क्योंकि बच्चा बोलता है अरे मम्मी है ना, मम्मी क्यों नहीं करेगी, कल नहीं कर रही तो आज कर, आज बैठ जा, आज मत काम कर। पर इंडस्ट्री में ऐसा मैं हो गई हूँ, शायद काम के लिए लालची हो गई हूँ। और इंडस्ट्री में अगर आप 1 महीने गायब हो गए तो आपको कोई नहीं जानता है फिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आप न्यू स्टार्ट करना इंडस्ट्री में बोले तो आप नहीं कर सकते हो। अगर एक भी डेट ब्लॉक है आपका तो आप वो 15 दिन में एक डेट के चक्कर में आप काम छोड़ के नहीं जा सकते हो गांव, क्योंकि अगर आपका एक काम छूट गया, एक डेट छूट गया तो मुझे लगता है यार फिर वो कोई और आ गया। यही हुआ था पलक के साथ, मैंने काम किया था जब भी, तो मैं गांव में थी, कंटिन्यू उसके साथ ही काम चल रहा था। मैं 15 दिन शायद गांव गई थी, मुझे एक फिल्म के लिए आया कि पलक के साथ काम करना है, तुम किधर हो, तो मैं थी नहीं, तो वो छूट गया काम, कोई और काम करने लग गया। तो वो कंटिन्यूटी जो होता है ना हमारे फिल्म में, वो कभी कहीं कहीं छूट जाता है, आप नहीं कर पाते हो। आप 1 महीना, आप एक डेट कैंसिल नहीं कर सकते हो, 1 महीना आप गायब नहीं रह सकते हो इंडस्ट्री में। अगर कंटिन्यू आप काम कर रहे हो, आपके पास काम है और आपके पास बहुत सारे चीज़ें आ रहे हैं, आप नहीं जा सकते हो। तो वो मेरे लिए बहुत कि मम्मी पापा को अगर कल कुछ हो गया तो आप अगर कोई डेट लेके गए हो इंडस्ट्री में दिया हो तो आपको 4 लोगों से बात करना पड़ता है। बट आपको सामने से ऐसे आर्टिस्ट नहीं बोलते हैं, पर प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर अरे यार ऐसे थोड़ा ही होता है, आप डेट ब्लॉक किया आप कैसे जा सकते हो। तो वो जो चीज़ें हैं ना मुझे कभी कभी खटकती यार कि हम क्या कर रहे हैं इधर। ऐसा कुछ नहीं हो जब तक मैं मेरे माँ बाप के पास नहीं हूँ कि मुझे कोई झटका ऐसे लगे कभी कि मैं काम कर रही हूँ और ये सब चीज़ें हो। तो मैं ठीक है, मेरे मम्मी पापा को मेरी भी उम्र लगे, वो अच्छे से रहे। बहुत कभी कभी बहुत गिल्टी फील होता है बच्चे के लिए मुझे। वो जितना प्यार करता है शायद मैंने उसको कभी बचपन में नहीं दिया। बचपन से लेके हमने भी बहुत झेला चीज़ें। और एक बेटा है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग बाजू है मेरे लिए है, तो वो बैकबोन मेरा बेटा बना है। तो वो बहुत स्ट्रांगली अभी खुद कमाता है, खुद के पैसे से चीज़ें करता है, तो वो ठीक है। वो टाइम ऐसा था कि मुझे हीरोइन बनना है, बट जब मैंने अच्छा फ़ोटो शूट किया और मुझे एक फ़िल्म के लिए आया कास्टिंग वालों से कि आप को एक फ़िल्म के लिए साइन करेंगे, आपको आना है, तो फिर मैं बड़ी खुश हो गई। सबको बोला है मेरे लिए फ़िल्म आ रहा है, मैं फ़िल्म की हीरोइन बनूंगी। तब पता चल रहा है कि आपको कुछ और भी करना पड़ेगा फिल्म से पहले। वो चीज़ होती है कुछ जगह पे, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ और बहुत सारे डायरेक्टर से लेके कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, हर कोई नहीं बोलता, शायद हम ही बोलते हैं कि हमें कुछ करवा दो, हमको हीरोइन ले लो। सपनों को लेके भागो पर किसी के पीछे मत भागो, कीचड़ में जाओगे। वो चीज़ें मैंने देखा, मेरे को सपना दिखाया, बट वो जब चीज़ें बोला कि यार आपको आके इधर थोड़ा देखना पड़ेगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, फिर मैंने उनको हाथ जोड़ा। मेरे घर पे बॉम्बे आके बर्तन घिस के घर चलाया है। अगर यही करना तो 2 घंटे वाले जाएंगे ना। हम पूरी फिल्म, एक फिल्म के लिए पैसे कमाने के लिए किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिस्टम था मैंने नहीं कर पाई। तो मैंने बहुत ऐसे थोड़ी सी चीज़ें बोली उनको, कास्टिंग वाला वो जबकि मेरा दोस्त था, तो मैंने बोला उनको, ये भी चीज़ बोला था कि यार अगर हम काम करने वाले जो हमारे अंदर है वो हमको काम करवाओ, जो ये चीज़ करते हैं उनको पैसे दे दो, मैं पैसे दे दूंगी जो ये काम करते हैं। आप ये नहीं देखा कि यार ये कोई आर्टिस्ट बनने आई है तो इसको आप यूज़ करो, वो नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें लड़ने के बाद मेरे को लगा यार अगर मैं हेयर मेकअप कर रही हूँ उसमें अगर मैं 10,000 20,000 25,000 कमा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं इतना स्ट्रगल करने के लिए। जिनका लाइफ है जो जिसके लिए बने हैं शायद वो ही करेंगे। मैं बोलूँगी तो आपको लगेगा मैं नाम ले सकती हूँ, इतना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट अभी पता है उसको अवार्ड मिला है। गोराई लेके गया मीटिंग क्लाइंट के साथ में ब्राइडल का, तो बोला गोराई पहुँच के बोलता है कि नहीं क्लाइंट लेट आएगा, तो अभी उसका घर में कोई है नहीं, तो उसने मेरे को लेके गया कोई गेस्ट हाउस कि हम लोग रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा टाइम के बोलता है अरे चल रूम में कुछ खाते पीते हैं देन बैठते हैं। फिर मैं बोली यार
आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो थोड़ा तो ये चीज़ों में ध्यान रखना है कि आप कहाँ किसके साथ और क्या करने वाले हो। और वो बंदे का वो क्या है, मुझे नहीं लगा था कि वो वैसा वाला बंदा होगा कि मेरे साथ में कभी चीट कर रहा। मेरे यार बुला तो लिया क्लाइंट का, तो मुझे नहीं लग रहा है गोरा में कोई क्लाइंट ये तो खुद हैंडल कर सकता था बंदा। या मैं गई, मेरे को तो लगा हाँ दादा है, मेरे घर के पास ही रहता है वो बंदा। मैं गई, चलो खाना पीना खाते हैं। रूम में थोड़ा टाइम खाने के बाद भैया जी हमारे बोलते हैं कि दिमाग लगा के यार तू बहुत काम करती है, बहुत थक गई होगी, चल तेरा मालिश करता हूँ, मैं बहुत अच्छा मालिश करता हूँ। तो मुझे ना समझ में आ गया था बंदे को क्या चाहिए अभी। तो शायद नहीं होगा क्योंकि उसने मुझे बोला नहीं था, बट होता है ना एक कि ओके हेयर ड्रेसर, शायद हेयर ड्रेसर या कोई लड़की कुछ तो सोचा होगा और झूठ बोल के 2-3 घंटे मुझे यहाँ बिठाएगा नहीं। तो मैंने दिमाग लगाया ठीक है रुको दादा मैं घर पे 1 मिनट बात करके आती हूँ। जो मैं बाहर 1 मिनट गई वो मेरा 1 घंटा हुआ, क्योंकि बात तो मैं मेरे दोस्त से ही कर रही थी, पति से तो इतना नहीं बोल सकती हूँ ना, पिछले बच्चे से नहीं बोल सकती। 1 घंटा बोल के मैं बोली यार मेरा सूट आ रहा है, मैं जा रही हूँ, आप बात कर लो क्लाइंट से। वहां से मैं निकल गई, इसलिए हो सकता था मैं गाली भी दे सकती थी उसको या मैं कुछ बोल सकती थी कि आप गलत कर रहे हो, या उसका इंटेंशन मुझे नहीं समझ में आया कि उसको क्या चाहिए था। पर एक लड़की हूँ तो मैंने ये सोचा कि ये गलत होना नहीं चाहिए अगर कुछ आगे होने वाला है, क्योंकि वो इतने रिस्पेक्टेड पर्सन है। कुछ भी बोले मैं थप्पड़ मार दूँ या गाली दे दूँ, उससे बेटर है ना इज्जत से निकल जाना। तो वहाँ से मैं निकल गई। उसके बाद वो बंदे ने ना मुझे एक बार कॉल किया काम के लिए, ना एक बार कभी मिला ना कभी कुछ किया। मेरे को दूसरे का कॉल आता है कि यार दादा ने अपना रेफरेंस दिया है 5 साल 6 साल के बाद, कि दादा ने रेफरेंस दिया है कि आप अच्छा काम करते हो तो आपको ये बुलाया है। मैं बोली मुझे नहीं करना, मेरे को कोई रेफरेंस नहीं चाहिए जो ऐसा बंदा। और उनके नाम पे बहुत ऐसा कीचड़ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुआ है लाइफ में, वो भी पीछे इस चीज़ में घुसे मैंने सुना। तो मुझे लगा ये बंदे के साथ में तो ऑब्वियसली यही सोचा था इसलिए लेके गया था। मैंने उसका अच्छा ही सोच के चली आई क्योंकि नाम ना खराब होए और कोई कुछ मैं कुछ बोलूँ ना, आज भी मैं उसके सामने भी बोल सकती हूँ तूने लेके क्यों गया, मतलब क्या था, मेरा कोई प्यार था नहीं तेरे साथ के मेरे को चलो कोई लेके आए हो तुम, तो वो मेरे लिए थोड़ा था। और ऐसे बहुत सारे जगह पे हुए हैं। और ये मजाक में बात कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं मेरे हस्बैंड है नहीं है, चलो घर पे चलते हैं। मैं सबको चाय पे बुलाती थी, सबको खाने पे बुलाती थी, मैं कभी गिल्टी फील नहीं किया क्योंकि मुझे तो पता है मैं गलत नहीं करूँगी ना। क्या है तुम थोड़ी अंबानी हो यार मैं जो फंस जाऊँ। आज अगर मैं इंडस्ट्री में कोई सेट पे जाती हूँ तो 4 लोग तो जानते हैं, अरे सोनी, तो वो बहुत मायने रखता है ना कि आपके नाम जानते हैं, आपको जानते हैं। रही बात बहुत ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करना या जाना, मैंने अंबानी जी के भी घर जाके काम किया है। फर्स्ट टाइम जब कोई बड़े आर्टिस्ट जैसे रीमा लागू, रत्ना पाठक जी के साथ भी काम किया है, मैं पंकज सर के साथ में भी काम किया है। जब नील बट्टे कर रहे थे हम लोग तो उनका भी मेकअप हेयर का भी टचअप करना, क्योंकि मैं कंपनी कर दी थी। मैं बहुत जल्दी, शायद मुझे भगवान ने और मेरा काम ने इतना जल्दी ग्रोथ किया कि मैं हर जगह कंपनी करती थी। मैं 4-5 आर्टिस्ट लोगों को एक साथ रेडी करती थी, उनको भरोसा होता था कि सोनी शायद ये कर सकती है और मुझे वहाँ पे खड़े करते थे। मैं जो जगह चुनी हूँ मैं हर जगह पहुँच सकती हूँ। चल मैं ड्रिपिंग के लिए मैं पेरिस गई थी, जो कभी मैंने ऐसे इंडिविजुअल किया नहीं कि मैं ड्रिपर हूँ, मैं ड्रिपिंग करती हूँ। मैं उस चीज़ के लिए पेरिस गई थी, तो वो जो इंटरनेशनल जाना एक मेरे लिए सपना होता है कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। सिलाई सब कोई सिखा लेते हैं पर टेक्निक कोई नहीं सिखाता है, तो वो मेन पॉइंट कोई नहीं सिखा है। वो मैंने चोरी किया है देख देख के। मतलब होता ना कि मैंने वो चीज़ मार्क किया है कि वो कौन से ब्रश से लेके या कौन से चीज़ों को लेके वो मिक्स करके वो चीज़ें करता है। इसकी आईज कैसी है, इसके बाल कैसे हैं, अच्छा इसको कौन सा पिन जाता है, इसके बाल में कितना वॉल्यूम चाहिए, या बहुत सारे चीज़ें फेस को लेके मैंने गाइड किया। और लोग बोलते हैं अरे तू तो हेयर ड्रेसर है, मेकअप कैसे करती है। मैंने बोला तो बचपन से लड़की ये कर सकती है वो। और मैं हर फेस के साथ खेला, क्योंकि मैंने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल ऐसे जगह पे किया जहाँ हर दिन अलग अलग एक्टर आते थे, उनके साथ खेलना होता था, उनके सर पकड़ के, मतलब जैसे होता ना कि ये
चेहरा है, इसके साथ मुझे खेलना है, इसके बालों में, उसको क्या अच्छा दिखेगा, कौन सा लुक है, क्या कैरेक्टर है, तो वो आज लोगों ने नाम दिया है डिजाइनर, कि लुक डिजाइनर, कि ये कर सकता है। मैं कर सकती हूँ, हाँ 5 काम नहीं कर सकती हूँ कि प्रोस्थेटिक भी मैं कर लूँ, मैं वो मेकअप भी कर लूँ। मैंने माइथो शो भी बहुत सारे किया है। मुझे एक चीज़ तो पता चल गया, जो नया नया चीज़ काम कर रहे हैं, नया सीखे हुए आए हैं, कि देखा हुआ चले गए हैं कि ये हम कर रहे हैं, हमको मत सिखाओ, वो चीज़ कभी आगे उनको नहीं लेके जा रहे हैं। और ये इतने बड़े स्टार इसलिए आज ये जगह पे हैं क्योंकि उनका जो सहनशीलता और वो जो पेशेंस है ना, कि सबको सुनना, वो शायद इनको आज ये जगह पे लाया। मुझे लगता है जितना छूटा है उससे ज़्यादा मुझे मिला है। तो मुझे लगता है रोज़ काम करना है, रोज़ पैसे कमाना है, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, 10 हो, और आपको लोग रोज़ मिल रहे हैं तो आप कभी घर नहीं बैठे हो। मैं 16 साल हो गया इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी घर ऐसे सोचा और बैठा। इंडस्ट्री बहुत चीज़ें देता है, आपको बहुत चीज़ें सिखाता है, और मैंने बहुत चीज़ें सीखा है इंडस्ट्री से ही। मुझे घूमने का बहुत शौक था, बट ये चीज़ें मेरे को इंडस्ट्री में पूरी कर दिया। कभी थाईलैंड, कभी यूरोप, कभी ओमान से लेके दुबई तक और पेरिस, वो चीज़ें घूम लिया मैंने। पैसे मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ी लालच मेरे लिए है कि आज मेरे पास खुद का घर है। जो मैंने सोचा था कि मुझे ये घर चाहिए जहाँ मैं बहुत सालों से रह रही थी, यहाँ पे भाड़े पे, देन खुद का घर। जैसे मेरे अभी पैसे की कमी है नहीं मेरे पास, मैं बोल सकती हूँ। और मेरे पास अभी 4 घर है। बॉम्बे में लोग बोलते हैं घर लेना बहुत मुश्किल है, मैंने घर 4 लिया है, मतलब बॉम्बे और गांव का मिला के 4, नहीं तो मेरे पास ऐसे मोदी जी। जो मैंने सपना सोचा था खुले आंख से, मतलब जो देखा था सपना, वो मुझे मिला। मैंने सोचा था कि मुझे नए चीजें मिले, नए लोग मिले, तो मुझे नए लोग और नए सारे चीजें मिल रहा है। ये सचिन मिला है मुझे, फोटो शूट करते हैं, फोटोग्राफर। तो हम लोग साथ में वर्क कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों से ही कर रहे हैं, बट होता है कि हाँ कोई मेरे लिए भी सोच रहा है, और इनका कुछ हो रहा है तो मैं इनका शूट कर रहा हूँ, मुझे बुला रही है, फिर कमल का कुछ होता है तो मैं शूट करने आ जाता हूँ। तो एक अच्छी चीज़ है और लाइक फैमिली जैसा ही लगता है। और मुझे टाइम पास कभी नहीं होता और मैं कभी एनर्जी लॉस फील करती हूँ, तो कमल, ये मेरे घर के पास रहती है तो कभी भी आ जाते हैं तो मिलने मुझसे। कभी मेरे को मेकअप और हेयर कराना होता है तो मैंने दीदी से एक लास्ट ईयर मिला था 2025, एक शो चल रहा था कलर्स टीवी पे, पति पत्नी और पंगा। उसमें मैम स्वरा जी का कर रहे थे और मैं रुबीना के साथ था। तो वहाँ पर हम दोनों पहली बार मिले थे। ये दीदी ऐसी है कि सबके पास एक जन के पास आती थी, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, मैं ये मंगाओ क्या, वो मंगाओ क्या। मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा रहते थे। फिर हम दोनों बहुत क्लोज हो गए, साथ में काम करते, बहुत अच्छा काम होता है हमारा, तो और क्या चाहिए बस। इतने लंबे बाल कोई कटाएगा ही नहीं। क्यों नहीं कटवाएगी यार, एक बार मुझे अपना हेयर कट करने दीजिए। अरे लड़की थोड़ा कटवाएगी कोई। पक्का? यस। Every day I wear a wig. ये भी किसी के है। Exactly the way she gave. जो आप खूबसूरत लग रही हैं उससे ज्यादा खूबसूरत आपका दिल है। मैं श्रीदेवी जी को बहुत पसंद करती थी। मैं जूही जी को बहुत पसंद करती हूँ। मतलब वो तो एक कैसे स्वीट बबली, जैसे मैं लगता है कि मैं हूँ और मैं इंडस्ट्री में यही करके काम चला रही हूँ और शायद मैं उनको देख के कर रही हूँ। मुझे लगता है यार एक टाइम मेरे को ना जानवी जी के साथ काम करना है, कि वो जो ड्रीम है मेरा यहाँ पूरा हो जाए, मुझे करना है। मैं प्रियंका मैम के साथ भी काम करूँगी, मैं जानवी जी के साथ में भी काम करूँगी, मेरा ये पूरी होगी कभी भी, तो इसके लिए टेंशन नहीं आता है। तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं किसी के साथ काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ खुद के लिए। अभी सोच रही हूँ टाइम निकालूँ और घूमूं और मेरे बेटे के साथ में वो टाइम दूँ उसको, और मैं भी जाऊँगी अभी खुद के लिए कुछ करूँगी। हाँ, एक इंटरनेशनल ट्रिप करूँगी 1 महीने का, चाहे नेता और अभिनेता या प्रोड्यूसर, ये 3 मुकाम है मेरे लाइफ में। कुछ तो बन ही जाऊँगी, वो मेरे को मुझे पता है।